बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एडवोकेट मियाँ सदीबास त्योका फ्राम ननकाना बार। और आज हम बात करेंगे उन अमेंडमेंट्स के बारे में जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी में की गई हैं थ्रू ऑर्डिनेंस, और जो कि 29 अप्रैल 2020 को अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो आए उन अमेंडमेंट्स का जायज़ा लेते हैं कि वो अमेंडमेंट्स किस किस सेक्शन में की गई हैं, और पहले की जो सीपीसी में सेक्शंस हैं और अब जिन मुख्तलिफ सेक्शंस को उन्होंने ऐड किया है तो वो कौन कौन से सेक्शंस हैं और इसके बेनिफिट्स, मेरिट्स और मेरिट्स क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उन्होंने सेक्शन 3 जो है वो सब्स्टिट्यूट किया है, वो तब्दील किया है। ठीक है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स का जो तकद्दुस होता है, एक मुकाम होता है, उसको उन्होंने तब्दील नहीं किया। वो सेम एज होगा जैसे कि पंजाब सिविल कोर्ट्स आर्डिनेंस 1962 में दिया गया। आगे जो मेन चीज़ है इसमें पूरी अमेंडमेंट्स में जो मेन सेक्शन जो उन्होंने तब्दील किया वो सेक्शन 26 है। जो सेक्शन 26 है सीपीसी का, इसको तब्दील कर दिया गया और इसकी जगह पर ये नया सेक्शन 26 आया है। उसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स थ्रू प्लेंट है। इसकी जो क्लॉज 1 है उसके तहत तमाम दावाजात जो हैं वो बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट एज सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब वो फाइल किया जाएगा, वो इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। ठीक है, इसकी क्लॉज 2 के मुताबिक जो प्लेंटिफ है वो प्लेंट की उतनी कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट्स की उतनी कॉपीज़ दावे के साथ अटैच करेगा और दूसरा समन्स के साथ उनको सेंड करेगा जितने डिफेंडेंट होंगे। अगर फ़र्ज़ करें अगर 4 डिफेंडेंट हैं तो वो 4 सेट बनाएगा। ठीक है, और वो दावाजात के साथ लफ करेगा और जो समन्स वो सबमिट करवाएगा उनके साथ डिफेंडेंट के एड्रेस पर सेंड करेगा। ठीक है, इसकी जो क्लॉज 3 है वो है कि कोर्ट की ड्यूटी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू मेंटेन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग इन सूट्स इन सच मैनर एज बी प्रिस्क्राइब्ड। कि जो कोर्ट है वो तमाम दावे का, तमाम प्रोसीडिंग का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखेगी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने साथ दी हुई है। तो एक्सप्लेनेशन में वो कहते हैं कि इस 26 सेक्शन में जो वर्ड सूट्स है वो वर्ड सूट्स तमाम एप्लीकेशंस, अपील्स, रिव्यूज़, रिवीजन्स या एनीथिंग इंसिडेंटल देयर टू वो सभी उसमें काउंट होंगे। यानी कि अपील का भी यही प्रोसीजर होगा, रिव्यू का भी यही, रिवीजन का भी यही, कोई इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन आती है तो उसका भी सेम यही प्रोसीजर होगा जो उन्होंने 26 में दिया गया फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम। ठीक है, आगे इन्होंने जो 26A है इसका इजाफा किया गया, ये नया सेक्शन ऐड किया गया रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट की जो फर्स्ट क्लॉज है उसके मुताबिक द डिफेंडेंट शैल फाइल रिटर्न स्टेटमेंट नॉट लेटर देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन द कोर्ट। यानी कि जब डिफेंडेंट पहली डेट पर अदालत में पेश होगा तो 30 दिन के अंदर अंदर वो जवाब दावा अदालत में दाखिल करेगा। ठीक है, इसकी क्लॉज 2 के मुताबिक द डिफेंडेंट शैल प्रोवाइड एडिशनल कॉपीज ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑन द डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट देयर विद फॉर ईच ऑफ द पार्टीज एंड फॉर द कोर्ट। यानी कि जो डिफेंडेंट है वो दूसरा एडिशनल कॉपीज़ जो है वो रिटन स्टेटमेंट की, जवाब दावे की, और उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट वो अटैच करता है उनकी कॉपीज़ जो हैं वो पार्टीज़ के लिए, वो प्लेंटिफ्स जितने हैं उनके हिसाब से, उनकी तादाद के हिसाब से साथ लाफ करेगा और कोर्ट के लिए भी लाफ करेगा। ठीक है, तो इसकी जो क्लॉज 3 है द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट within the time frame provided under subsection 1 the court shall close the right to defend the case। यानी कि क्लॉज 26A क्लॉज 3 के तहत अगर कोई इस सेक्शन में
दिए गए टाइम के अंदर अंदर जवाब दावा डिफेंडेंट जो है वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा दाखिल नहीं करेगा तो जो कोर्ट है वो उसका राइट टू डिफेंड वो क्लोज कर देगी, ठीक है, हक के दफ़ा ख़त्म कर देगी, ठीक है, वो आगे प्रोसीड कर देगी। यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर वो जवाब दावा नहीं दाखिल करेगा तो उसका राइट टू डिफेंड जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। इसमें ही आगे 26B का इन्होंने इजाफा किया, ये भी न्यू सेक्शन ऐड किया गया। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फाइलिंग ऑफ लिस्ट विटनेसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड हियरिंग ऑफ फाइनल आर्गूमेंट्स, ये सारा प्रोसीजर ही उन्होंने इसमें दे दिया। तो इसके जो फर्स्ट क्लॉज है, द कोर्ट शैल विद इन 7 days ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट फ्रेम इश्यूज, जो कोर्ट है वो 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दावे के बाद 7 दिन के अंदर अंदर जो फ्रेम इशू है जो है तनकीहात जो है वो फ्रेम करेगी, फ्रेम ऑफ इशू करेगी, ठीक है। इसकी जो क्लॉज 2 है उसके मुताबिक द पार्टीज में विद इन 7 days ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द इशूज रेज ऑब्जेक्शंस on such issues and shall provide a list of witnesses and certificate of readiness for production of evidence। अगर पार्टीज़ को उन इश्यूज़ पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो विद इन 7 days उसमें उस पर ऑब्जेक्शन रेज करेगी और साथ ही वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस और सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस भी अदालत में दाखिल करेगी, ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट जो क्लॉज 3 है, अपॉन फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, the court may itself record the evidence or may direct a commission to record the evidence in the prescribed manner। तो जब इशू फ्रेम हो जाएंगे, लिस्ट ऑफ विटनेसेस, सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दाखिल हो जाएगा तो जो कोर्ट है वो या खुद एविडेंस कलमबंद करेगी, एविडेंस रिकॉर्ड करेगी या थ्रू कमीशन एविडेंस रिकॉर्ड करवाएगी, ठीक है। क्लॉज 4 के तहत फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 3 द कोर्ट शैल अपॉइंट अ कमीशन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड पैनल comprising of advocates and retired judges maintained by the district judge concerned on payment on such fee and terms and conditions may be determined by the court। तो जो कोर्ट है वो जो लिस्ट अप्रूव होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट जज ने अप्रूव की हुई होगी, मुख्तलिफ एडवोकेट जिसमें मुख्तलिफ एडवोकेट्स होंगे या रिटायर्ड जजेस होंगे, उनमें से कोई 1 या 2 या 3 जितने भी वो कमीशन मुकर्रर करके तो देन वो जो कमीशन है वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगा अगर थ्रू कमीशन करवाई जाती है। क्लॉज 5 द कोर्ट आर द कमीशन एज द केस में बी, अदालत या कमीशन शैल कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीडिंग इन राइटिंग थ्रू ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग विद इन 90 days ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3। तो जो कोर्ट है या कमीशन है, ठीक है, वो एविडेंस कंप्लीट करेगी 90 दिन के अंदर अंदर एविडेंस कंप्लीट करेगी थ्रू ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत, ये मॉडर्न जो भी मॉडर्न गैजेट है उनको यूज़ करके, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड के लिए के साथ या वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वो गवाहान को रिकॉर्ड करके उनके शहादत कलम बंद करेगी अदालत या कमीशन 90 days के अंदर अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 90 दिन के अंदर उन्होंने जो एविडेंस का प्रोसीजर है वो उन्होंने कंप्लीट करना है। आगे इसकी जो क्लॉज 6 है, द कोर्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस ऑफ द पार्टीज शैल कंप्लीट द हेयरिंग ऑफ फाइनल आर्गूमेंट्स ऑफ द पार्टीज विद इन 20 days। जब शहादत कंप्लीट हो जाएगी तो जो कोर्ट है, जो अदालत है, वो 20 दिन के अंदर अंदर फाइनल आर्गूमेंट्स हियर कर लेगी। फाइनल जो बहस है वो 20 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद जी ये उन्होंने प्रोवाइजो दिया, प्रोवाइडेड दैट द पार्टीज में फाइल रिटन आर्गूमेंट्स इन द कोर्ट विद इन द टाइम फ्रेम अंडर दिस सब सेक्शन। तो जो पार्टीज़ हैं वो रिटन आर्गूमेंट्स तहरीरी बहस लिख कर भी अदालत में जमा करवा सकती है और वो भी 20 दिन के अंदर अंदर होगी। तहरीरी बहस
रिटर्न आर्गूमेंट्स भी जमा करवा सकती है। आगे इन्होंने सेक्शन 27A का इन्होंने इजाफा किया, ठीक है, ये नया सेक्शन है। इसमें समनिंग के हवाले से है। प्रोसेस ऑफ समन्स, द समन्स शैल बी इशूड साइमल्टेनियसली unless otherwise ordered by the court to the defendant by registered post, acknowledgement due and another copy of the summons by courier service signed and sealed in such manner as may be prescribed or as the court may determine by urgent mail service of Pakistan Post and the expenses of the plaintiff। तो जो ये समन के हवाले से है कि वो बैक वक्त जो है वो एक रजिस्टर्ड पोर्ट एक्नॉलेजमेंट या दूसरे जो अर्जेंट मेल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है उसके तहत वो साइंड होंगे और सील करके तो वो समन जो है वो अदालत भेजेगी प्लेंटिफ के एक्सपेंसेस पर, ठीक है। इसकी जो क्लॉज 2 है वो है द कोर्ट शैल ऑर्डर साइमल्टेनियस सर्विस बाय, जो कोर्ट है वो बैक वक्त इस सर्विस का ऑर्डर करेगी किन चीज़ों का, जो नंबर ए पे है अ फिक्सेशन और कॉपी ऑफ द समन एट सम conspicuous part of the house in which the defendant is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain। तो जो समन की एक कॉपी है वो उस मखसूस घर के मखसूस हिस्सों या जिस जगह वो आखिरी बार रहा हो या जिस जगह वो बिजनेस कर रहा हो या ज़ाती तौर पर कोई काम कर रहा हो वहाँ पर फिक्स कर दी जाएगी। नंबर बी के तहत any modern device including electronic device of communication which may include mobile telephone, telegram, phonogram, telex, fax, radio, television in the prescribed manner। तो बी के तहत किसी भी मॉडर्न डिवाइस को इस्तेमाल में लाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस्तेमाल में लाते हुए जिसमें मोबाइल हो गया, टेलीफोन, टेलीग्राम, फोनोग्राम, टीलेक्स, फैक्स, रेडियो या टेलीविज़न, इसके थ्रू भी उसकी समनिंग करवाई जा सकती है। इसमें वो पब्लिकेशन करवाई जा सकती है, मोबाइल के ज़रिए भी इतला दी जा सकती है। आगे सी के तहत अर्जेंट मेल सर्विस और पब्लिक कुरियर सर्विसेज, तो जो अर्जेंट मेल सर्विसेज होते हैं, कुरियर सर्विसेज, उनके ज़रिए। एंड डी के तहत पब्लिकेशन इन द प्रेस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो अखबार इश्तहार, प्रेस में अखबार इश्तहार के ज़रिए। जी एनी अदर मैनर और मोड एज इट मे डीम फिट, इसके अलावा कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई ऐसा मैनर, कोई ऐसा तरीका जिसे अदालत बेहतर समझे वो कर सकती है। इसके जो 27A की जो क्लॉज 3 है उसके मुताबिक लोकेशन ऑफ द प्रोसेस सर्वर सर्विंग द समन्स shall be monitored by modern device in the prescribed manner and the process server shall take photograph of the defendant or the premises or the person accepting service of summons on behalf of the defendant which shall be made part of the record as the proof of service of process। तो जो सर्विस प्रोसेस है, जो तमील कुनिंदा है, वो इस सेक्शन के मुताबिक, इस सेक्शन 27A की क्लॉज 3 के मुताबिक वो डिफेंडेंट की तस्वीर बनाकर, अगर डिफेंडेंट नहीं मिला तो उसके अहाते की, उसकी जगह की जहाँ पर वो रह रहा हो उसकी जगह की तस्वीर बनाएगा, या ऐसा शख्स जो समन को एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक है, जो वसूल कर रहा हो समन, उसकी तस्वीर बनाएगा ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, और वो तस्वीर जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएगी, ठीक है। आगे जी 96 में उन्होंने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है। इसमें जो है कि द कोर्ट शैल डिसाइड द अपील विद इन 60 days फ्राम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट इन अपील। वो इसमें 96 में उन्होंने ये इजाफा किया है कि जो अदालत है वो विद इन 60 days 60 दिन के अंदर अंदर फ्राम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट के पेश होने के 60 दिन के अंदर अंदर जो अपील का फैसला अदालत करेगी, ठीक है। आगे 106 क्लॉज 2 का इन्होंने इजाफा किया और क्लॉज 1 सेम ही है।
क्लॉज 2 का इन्होंने इजाफा किया 106 क्लॉज 2 के मुताबिक कोर्ट्स शैल डिसाइड एन अपील अंडर सब सेक्शन 1 विद इन 30 days ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। कि जो अपील्स हैं इस सेक्शन के मुताबिक जितनी भी अपील्स होंगी वो 30 डेज के वो 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट के पेश होने के 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो फाइल की जाएंगी। फैसला किया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर जो वो फैसला कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे जी अमेंडमेंट 115 में 115 में जो अमेंडमेंट की गई है 115 में जो सब सेक्शन 2 है उसमें जो फुल स्टॉप आता है वो फुल स्टॉप के बाद उन्होंने एक लाइन का इजाफा किया है एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन 2 months फ्राम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। कि जो इस सेक्शन के मुताबिक ये रिवीजन की बात कर रहा है कि जो रिवीजन का फैसला होगा वो 2 माह के अंदर अंदर डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट जब रिस्पोंडेंट पेश हो जाएगा उसके पेश होने के 2 माह के अंदर अंदर उस रिवीजन का फैसला कर दिया जाएगा। आगे सेक्शन 128 मुख्तलिफ एंड और सेमी कॉलन की अमेंडमेंट की गई हैं और साथ में एक सब क्लॉज के एज ए केस मैनेजमेंट का उन्होंने इजाफा कर दिया गया, लेकिन केस मैनेजमेंट के आगे तफसील नहीं दी गई। आगे सेक्शन 141 ये चेंज कर दिया गया प्रोसीडिंग रिगार्डिंग इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस। तो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस के हवाले से द कोर्ट हियरिंग अ सूट shall concurrently hear the interlocutory application filed in the suit according to such timeline and such manner as may be prescribed। से इसके जो क्लॉज 2 है द फाइलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 including an application for the rejection of plain dismissal of suit shall be no ground to halt the proceeding in the suit or to dispense with or waive the requirement of filing a written statement within the timeline एज़ प्रोवाइडेड इन दिस कोड। इनके इस सेक्शन के मुताबिक जो उन्होंने इसमें अमेंडमेंट की है सेक्शन के मुताबिक कि जो साथ में दावे के साथ एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं यानी कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की कोई एप्लीकेशन दावे में फ़ाइल की गई या डिसमिसल ऑफ सूट जैसी एप्लीकेशन फ़ाइल की गई तो वो एप्लीकेशन जो है वो रिटन स्टेटमेंट ना जमा करवाने के हवाले से वेव या वो डिस्पेंस नहीं हो सकती। जो दावे की दूसरी प्रोसीडिंग है वो साथ चल दी जाएंगी। जो टाइमलाइन इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक तय पाया गया वो साथ में चलता जाएगा। ये एप्लीकेशन साथ में डिसाइड होगी यानी कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आ जाती है तो दावे की जो मेन प्रोसीडिंग है वो स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, आगे जी सेक्शन 159 ये जो 159 इनका उन्होंने इजाफा किया है इसमें रूल्स के हवाले से बात की गई है एक्सप्लेनेशन है। इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन प्रोसीडिंग इंक्लूड्स सूट्स अपील्स रिव्यूज एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन एंड एनीथिंग इंसिडेंटल देयरटू। ये जी अमेंडमेंट्स हैं जो कि 29 अप्रैल 2020 को थ्रू ऑर्डिनेंस CPC में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में की गई हैं। तो इसका जो मकसद है वो जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिनाइड को कवर करने के लिए ये अमेंडमेंट्स की गई हैं कि जो पार्टीज़ हैं उनको अदालत से जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके, क्योंकि जो सिविल दावाजात होते हैं ये प्रोलॉन्ग चलते हैं। ठीक है, और ये बस चलते ही रहते हैं, वो दीवाना वार ही चलते रहते हैं। एक चीज़ इसमें रह गई है वो मैं आपको देता हूँ कि जो 159 के तहत ना ये सेविंग ऑफ प्रोसीडिंग्स all proceedings instituted prior to coming into force of this ordinance shall be dealt in accordance with the provisions of the act which existed prior to coming into force of this। यानी कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स पहले चल रही हैं वो पहले CPC के मुताबिक होंगी। अब जो दायरगी होगी जितनी भी किस्म की तो वो इस अमेंडमेंट के
साथ उसका फ़ैसला किया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक इनका शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आप पर और मुझ पर अपना करम और फजल रखे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।